हेलो स्टूडेंट्स। तो काइनेमेटिक्स लेक्चर 11 तक में हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस की एंड होपफुली बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी हो गई हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रोसीड करने से पहले उन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं जो मैंने आपको काइनेमेटिक्स लेक्चर 11 में करने के लिए दिया था एज अ होमवर्क। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड। ओके, तो a particle is moving eastward with a velocity 5 meters per second and its velocity changes to 5 meter per second northward in 10 seconds. ठीक है, determine the average acceleration during this time. इस टाइम में आपको average acceleration determine करना है। तो बहुत ही easy टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराया भी था। पहले ईस्ट की ओर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, फिर नॉर्थ की ओर जाने लगी 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना, और इसमें जो टाइम लगा है वो 10 सेकंड्स लगा है। ठीक है, so this question can be solved easily. First it was going towards east and then it started going towards north. ठीक है, तो ईस्ट की ओर कितने से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और फिर नॉर्थ की ओर कितने से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इसके अंदर कितनी है बताइए। फाइनल वेलोसिटी जो है it is 5 meter per second towards north, 5 meter per second towards north, minus initial velocity क्या लिखोगे आप लोग, तो it is 5 meter per second east, ठीक है, and divided by time। तो टाइम आपका कितना लगा है, so time is 10 seconds। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ माइनस 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। तो एंगल 90 डिग्री है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको याद है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्रीज। तो ये तो आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, बाई टाइम। टाइम कितना है 10 सेकेंड्स है। तो ये √5 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर यानी कि कितना हो गया, √50 हो गया ये, मतलब 25 प्लस 25। तो √50 बाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास 10 लिखा हुआ, तो इट इज √50 बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इज फाइनल डायरेक्शन माइनस इनिशियल डायरेक्शन। तो फाइनल डायरेक्शन इसका नॉर्थ है माइनस इनिशियल डायरेक्शन ईस्ट है। तो नॉर्थ माइनस ईस्ट को आप क्या लिख सकते हो, नॉर्थ प्लस माइनस ऑफ ईस्ट। अब नॉर्थ प्लस माइनस ऑफ ईस्ट, माइनस ऑफ ईस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, वेस्ट लिख सकते हैं। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ प्लस वेस्ट, जिसको आप क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट बोलोगे। यानी आपका आंसर क्या है, योर आंसर इज √50 by 10। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो योर आंसर इज √50 by 10। √50 by 10 ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, ये 0.7 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि √49 कितना होता है, 7 होता है। तो √50 by 10 is almost 0.7. So you can say that your answer is 0.7 meter per second square northwest. ठीक है, so this is our answer. So this question was as simple as this, और ये आप लोग खुद से बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था करने के लिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the relation between time t and distance x is t is equal to alpha x square plus beta x, ठीक है, where alpha and beta are constants, then acceleration is, ठीक है ना, और ये velocity के टर्म्स में acceleration given है आपको। ठीक है ना, कि acceleration इसमें से क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, t is equal to आपको गिवन है alpha x square plus beta x। ठीक है, ये तो t दी हुई है आपको। तो एक बहुत ही फंडामेंटल वे से अगर मैं आपको करके दिखाऊं, एक तो dt by dx करके हम कर सकते हैं, इसका उल्टा dt by dx कर लेते हैं। और अगर आप dx by dt से ही करना चाहो तो वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूं। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स माइनस टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, श्रीधराचार्य रूल से -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -b, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा था, मतलब यहाँ पर भी हमारे ऑप्शंस में अल्फा और बीटा है। ठीक है ना, ये b की जगह पे यहाँ पे बीटा है और a की जगह पे क्या है, अल्फा है। ठीक है ना, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ बीटा प्लस माइनस √बीटा स्क्वायर,
ठीक है ना, मतलब b स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बीटा स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 अल्फा और c की जगह पे आप क्या लिखोगे माइनस ऑफ t, तो माइनस ऑफ t मतलब क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, यानी कि माइनस ऑफ t लिखते तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, तो x इक्वल टू माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू माइनस टी, तो प्लस 4 अल्फा टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये तो x की वैल्यू आ रही है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो माइनस बीटा बाई 2 अल्फा, अलग अलग करके लिखना चाहो तो प्लस माइनस और फिर से क्या लिखना चाहोगा बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टू द पावर 1/2 बाई 2 अल्फा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अलग अलग करके लिख दिया। अब अगर हम dx by dt लिखना चाहें यहां पर, ठीक है ना, हमारी वेलोसिटी क्या होती है, सो वेलोसिटी इज dx by dt, तो v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे dx by dt करेंगे, तो यानी इस x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बीटा 2 अल्फा ही तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा। अब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वहां से 1/2 आगे आएगी और फिर से वहां पे क्या लिखा हुआ है 2 अल्फा नीचे, तो ये 1/4 अल्फा हो गया, तो 1/2 आगे आई और पहले से ही 2 अल्फा था, तो 1/4 अल्फा हो गया, और ऊपर हमारे पास है बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टू द पावर, अब 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, ठीक है। अब चेन रूल लगेगा, तो जब आप अंदर इसके जाओगे तो बीटा स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और 4 अल्फा टी का क्या हो जाएगा 4 अल्फा हो जाएगा। होपफुली ये डिफरेंशिएशन आता है आपको, से केवल हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, वो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में आप देख सकते हो। तो यहाँ 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है वेलोसिटी इज बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टू द पावर -1/2, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, मतलब हमें वेलोसिटी तो पता चल गई, होपफुली यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं वेलोसिटी लिख देता हूं यहाँ पर ऊपर, सो द वेलोसिटी इज बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टू द पावर -1/2, ठीक है। ये तो हमारी आ गई वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा बताओ, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करो तो ये -1/2 आगे आ जाएगा और बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टू द पावर -3/2 हो गई, ठीक है। फिर जब हम इसके अंदर एंट्री लें, तो अंदर एंट्री ले तो बीटा स्क्वायर का 0 हो जाएगा और 4 अल्फा टी का क्या हो जाएगा 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2 से यहां 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 हो गया हमारे पास, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा -2 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टू द पावर -3/2, ये लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हो -2 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी, ठीक है ना, टू द पावर -1/2 का क्यूब, इसका क्यूब लिख सकते हो। बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टू द पावर -3/2 जो है उसको क्या लिख सकते हो बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टू द पावर -1/2 का क्यूब। अब ये तो हमारे पास क्या लिखी हुई है वेलोसिटी ही लिखी हुई है, तो बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टू द पावर -1/2 क्या थी वेलोसिटी थी, तो यानी कि ये लिखा हुआ -2 अल्फा इनटू वेलोसिटी का क्यूब, सो इट इज इक्वल टू -2 अल्फा इनटू वेलोसिटी का क्यूब। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, -2 अल्फा इनटू वेलोसिटी क्यूब, ठीक है। So this is also an easy question only. This is not a very difficult question. This is also an easy question. Okay. तो बच्चों अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये AIEEE 2011 में आया हुआ था। An object moving with a speed 6.25 meters per second is deaccelerated at a rate dv by dt is equal to -2.5 under root v meter per second square, where v is instantaneous speed. The time taken to come to rest will be, कितने समय में रुक जाएगा वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड 8 सेकेंड, ठीक है।
तो IEEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि 6.25 मीटर पर सेकंड से इनिशियली चल रही थी और उसका जो डी एक्सेलरेशन था वो -2.5 अंडर रूट v मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, जहां पे v इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, यानी कि एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है और पूछ रहा कितने समय में रुक जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। तो आपको पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। पर यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी का फंक्शन है, तो आप क्या लिखोगे, dt इज इक्वल टू dv बाय a लिखोगे आप लोग। अब dt इज इक्वल टू dv बाय a अगर लिखोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू dv बाय a। a की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, तो a की जगह पे लिखोगे -2.5 अंडर रूट ऑफ v लिखोगे आप लोग। ठीक है ना, देखो dv a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि dv इज इक्वल टू a dt, पर वो तब लिखते हैं जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है। पर यहाँ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम ना होकर के एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, और जिसका फंक्शन होता है उसके साथ उसको ले जाना होता है। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt में dv इक्वल टू a dt लिख के दोनों साइड इंटीग्रेट ना करके हम लोग क्या लिखेंगे, dt इज इक्वल टू dv बाई a और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ये क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1/2.5। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ से ये लिखा हुआ है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू -1/2.5। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v की पावर 1/2। ये क्लियर है, v की पावर 1/2, तो ये v की पावर 1/2 जो है ये कहां चली जाएगी, ऊपर, तो v की पावर -1/2 हो जाएगी। dt का इंटीग्रेशन t होगा, इट इज -1/2.5। ठीक है, और d यहां पे क्या हो जाएगा, v की पावर -1/2 dv, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, v की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, यानी कि t इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, -1/2.5 और v की पावर -1/2 + 1, यानी v की पावर 1/2। ठीक है, तो ये v की पावर 1/2 हो जाएगी और नीचे जो 1/2 है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2 जो नीचे था ऊपर आ जाएगा और लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो इनिशियली 6.25 थी और फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो अब बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सॉल्व, तो ये लिखा हुआ है -2/2.5, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, t इज इक्वल टू -1/1.25। ये लिखा है -2/2.5, यानी क्या लिखा हुआ है, -1/1.25 और अंदर लिखा हुआ है 0 की पावर 1/2 -6.25 की पावर 1/2, ये लिखा हुआ है। तो यानी कि लिखा हुआ -1/1.25 इनटू, और यहां पे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ, और 6.25 की पावर 1/2 ये क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 1.25 से 2.5 को काटोगे तो आपका आंसर आ गया 2 सेकंड्स। Therefore पार्टिकल कितनी देर के बाद स्टॉप हो जाएगी, 2 सेकंड्स के बाद स्टॉप हो जाएगी। So this is as simple as this कि इस क्वेश्चन में क्या है कि dv by dt is equal to -2.5 अंडर रूट v दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, अगर आप उसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, तो रिटार्डेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम ना होकर के यहाँ पे रिटार्डेशन जो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, और फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो आपको उसको किसके साथ आप ले जाओगे, उसको वेलोसिटी के साथ ले जाओगे। टाइम का फंक्शन होता तो टाइम के साथ रखते, वेलोसिटी का फंक्शन है तो आप उसको वेलोसिटी के साथ ले जाओगे। तो अगर आप उसको वेलोसिटी के साथ ले गए तो a इज इक्वल टू dv बाई dt होता, तो dt इधर आएगी और a नीचे चला जाएगा, तो dt इक्वल टू dv बाई a, और अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई a, a की जगह पे -2.5 अंडर रूट ऑफ v। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू -1/2.5 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन -1.25 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेके कांस्टेंट है, और dv अपॉन अंडर रूट v को क्या लिख सकते हैं, v की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो t इक्वल टू -1/2.5 इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर -1/2 dv। ठीक है ना, तो t इक्वल टू -2 बाई, क्यों, क्योंकि v की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो -1/2 + 1 अपॉन नीचे भी -1/2 + 1 आएगा,
तो -1/2 +1 होगा और नीचे -1/2 +1 तो +1/2 वो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू -2/2.5 v की पावर 1/2 6.25 से 0, तो t इक्वल टू -1/1.25 0 टू द पावर 1/2 -6.25 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो -1/1.25 इंटू ये क्या हो गया -2.5, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1.25 से 2.5 कैंसिल आउट हुआ, हमारा आंसर क्या है 2 सेकंड्स, ठीक है। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। नेक्स्ट बच्चों, अब मैं आपको मोशन का एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखिए मोशन जो होता है बेसिकली दो तरह का हो सकता है। एक तो बॉडी रेस्ट पे रह सकती है। देखिए मोशन से पहले हमारे पास अगर मैं रेस्ट की बात करूं तो रेस्ट की कंडीशन ये होती है कि v is equal to 0 and obviously a is equal to 0, तो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो वो तो खैर रेस्ट की नहीं, हम अभी मोशन की बात कर रहे हैं। तो मोशन दो तरह का हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर इज 0 एंड वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट रहती है। मतलब वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना तो डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होती है। अब हमें एक बात पता है कि v इक्वल टू dr/dt होता है। तो अगर वेलोसिटी के साथ dt ले जाओ vdt तो dr अकेला बच जाएगा, तो dr इज इक्वल टू vdt और दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इधर इंटीग्रेशन होगा हमारा r इनिशियल से r फाइनल और इधर इंटीग्रेशन होगा t इनिशियल से t फाइनल, ठीक है। तो dr का इंटीग्रेशन r इनिशियल से r फाइनल हो जाएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ vdt। और इंटीग्रेशन ऑफ vdt अगर आप करोगे तो फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, तो यहां से वेलोसिटी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगी तो आप क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल तक लिख सकते हो आप लोग। तो इट इज इक्वल टू v इनटू t फाइनल माइनस t इनिशियल, एज सिंपल एज दिस। तो एक बात आप ध्यान रखना कि इन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम और एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो होती है वो नॉन जीरो होती है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो होती है वो नॉन जीरो होती है, मतलब कि एक्सेलरेशन उसमें कांस्टेंट कोई सी भी हो सकती है बट वो जीरो नहीं होनी चाहिए। मान लो कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकती है, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो सकती है, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम होती है तो a इज इक्वल टू dv/dt में अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है तो उस केस में हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे dv इज इक्वल टू क्या लिख देते थे हम लोग, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt, ठीक है ना, या a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt। तो अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू a dt। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो यहां से बाहर आ जाएगा ये dv का इंटीग्रेशन v इनिशियल से v फाइनल, ठीक है ना, और यहां से ये होगा t इनिशियल से लेके t फाइनल। तो अगर अब आप यहां पे इसको लिखोगे तो ये होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू a, ठीक है ना, यहां से बाहर आ गया अगर वो कांस्टेंट है तो, और dt का इंटीग्रेशन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है ना। तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, देयरफॉर v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a इनटू t फाइनल माइनस t इनिशियल को t लिख दोगे। तो आप देखो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन वाली जो इक्वेशंस हैं उन्हीं में अगर मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दूं तो हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशंस आ जाते हैं, जिसको न्यूटन्स इक्वेशन भी बोलते हैं हम लोग। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, कैन बी u यहाँ पे v इनिशियल है तो v इक्वल टू u प्लस at कैन बी सिंपली डिराइव्ड फ्रॉम a इज इक्वल टू dv/dt। सिंपली अब अगर मान लीजिए ये भी लिखा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना, अगर ये भी आपके पास लिखा है तो इसको भी आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो। v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as, इनको भी आप डिराइव कर सकते हो इन्हीं इक्वेशंस में से। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है जब, तो किसी का भी फंक्शन हो सकता है, टाइम का फंक्शन है तो टाइम के साथ लिखोगे, वेलोसिटी का फंक्शन है तो dt इज इक्वल टू dv अपॉन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और फिर इंटीग्रेट कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो फिर हम क्या यूज कर लेते थे, va इज इक्वल टू क्या होता था vdv/ds, फिर हम क्या यूज कर लेते थे a डॉट ds इज इक्वल टू v डॉट dv और इंटीग्रेट कर लेते थे हम लोग।
ठीक है ना। तो ये तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो हम लोग करते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे थे यही केस। अब जो चैप्टर का पार्ट है वो ये वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, जिसको ज्यादा टफ पार्ट भले ही माना जाता है बट वो इजी है। ये कैलकुलस इन्वॉल्व करता है, कैलकुलस इज इन्वॉल्व, दिस इन्वॉल्व्स कैलकुलस, बट दिस वन डज नॉट इन्वॉल्व कैलकुलस। बहुत सिंपल है, ये क्लास 9th में भी एक बार पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे वेक्टर मैनर में पढ़ेंगे, साइन स्कीम के साथ पढ़ेंगे। और साइन स्कीम वाले मेरे जो लेक्चर है साइन स्कीम वाले, उसको एक बार और आप लोग रिविजिट कर लेना, क्योंकि वहीं से हम लोग को रेफरेंस मिलेगा साइन स्कीम का। बहुत डिटेल में मैंने साइन स्कीम समझा रखा है, ठीक है। तो अब देखो आप लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के 4 फंडामेंटल इक्वेशंस है। पहला है v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। और ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए, ध्यान रखना, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस a इंटू t, वेक्टर a इंटू t जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें वेक्टर का साइन है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, mod of v final square equal to mod of v initial square plus 2 into a vector dot s, ठीक है ना। तो mod लगा दिया तो यहाँ पर अभी डायरेक्शन गायब हो गई है, mod of v final square, mod of v initial square, और यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट है तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर हो गई है। a dot s जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सब हम लोगों ने डिराइव किया है इन्हीं इक्वेशंस में, जब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर देते थे तो ये अपने आप डिराइव हो जाते थे। ये पिछले वाले हमारे लेक्चर्स में डिराइव्ड है, अगर आपने नोट मेकिंग की होगी तो आपके नोट्स में भी होंगे। एंड ये जो फोर्थ पार्ट है ये SN इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, अभी मैंने इसको प्रूव नहीं किया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको प्रूव करूंगा और फिर हम लोग चैप्टर का ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी ये तीनों ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं इससे, एक बार और हम लोग ग्राफिकली भी इसको डिराइव करेंगे, ग्राफ से भी, बट हम लोगों ने इसको यूटिलाइज करके नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन को यूटिलाइज करके ऑलरेडी इनको डिराइव किया है। तो अगर मेरे लेक्चर्स से आप लोग नोट्स बनाते हो तो आपके नोट्स में भी वो चीज होगा, नहीं तो पिछले लेक्चर्स में जाकर के आप लोग इस चीज को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज को डिराइव करेंगे, ठीक है, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।